नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राएं। यूपी में धर्मांतरण का जाल किस कदर फैल चुका है, ये कानपुर से वायरल हो रहे 2 वीडियो को देख करके आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर के कमिश्नर रहे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के 2 ऐसे वीडियो अब सामने आए हैं जिसमें वो खुलेआम धर्मांतरण का जहर घोलते हुए दिखे हैं। इसमें एक वरिष्ठ आईएएस का एक ऐसा वीडियो जो कि आज तक आपने नहीं देखा होगा, जो कि अपने काम को छोड़कर अपने सरकारी आवास से धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा हो। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन यूपी के एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वीडियो में जिस तरह से वो दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है। वायरल वीडियो होने के बाद कानपुर से लेकर लखनऊ तक अब इस वायरल वीडियो के चर्चे हैं और सनसनी फैल गई है। शासन ने इस मामले पे गंभीरता दिखाते हुए तुरंत एसआईटी की जांच बैठाई है। सरकार ने सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। मामले की जांच करके ये 7 दिन में शासन को अपनी रिपोर्ट देगी। उधर शुरुआती जांच में ये वीडियो कानपुर कमिश्नरेट के आवास का होने की पुष्टि भी हो चुकी है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पिछले दिनों कानपुर में मिले धर्मांतरण के केस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की लगाई पौध का ही नतीजा है? क्या कानपुर से पहले भी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन इस तरह के धर्मांतरण के कार्यक्रम को हवा देते रहे हैं? आज इन्हीं तमाम विषयों पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जो कि अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिनका वीडियो ये वायरल हो रहा है, जिसके बाद कानपुर से लेकर के लखनऊ तक आप देख रहे हैं सनसनी फैली हुई है। इस वायरल वीडियो के अंदर क्या कुछ है, पहले इस वीडियो को आप खुद ही देखें। अभी पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी। अलबत्ता हम लोग जाते हैं और तकरीब में काम करते हैं, वतन में सिखों में ईसाइयों में काम करते हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? बोले जी। मैंने कहा बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। फिर मेरे बहन ने मालूम में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की है, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। उसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा, किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया तो फिर आपके बारे में मुशर्रफ साहब ने उन्होंने बताया कि एक निशान कामिल नगीना से आते हैं, वो आपको कलमा पढ़ाते हैं। कलमा मुझे कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जरिया बन रही लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा सेंटर, ऐसी खानका, ऐसा इस्लामी स्टेट कहिए इसको, ऐसा दे दिया है कि यहाँ दुनिया से आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। कम से कम ये खिता जो आपका कानपुर का है, जहाँ लोग मुर्तद हो रहे हैं और जहाँ लोग दीन से रुबरदानी कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने ऐसी अच्छी चीज़ें दिखा दी हैं। पूरा जो है साइड बनवा दिया, शुद्ध धर्म है, शुद्ध उपासना है। किताब हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति है उसका मुकाबले जा रहा है, मुकाबले 5000 छपा, उसके बाद अभी 50,000 छपा है ना, जिसको तुम लोग उपराष्ट्रपति कहते हो। उपराष्ट्रपति बोलने की तमन्ना मारे मारे कुछ दाई बन, बनना है तो दाई बन, चमका है ना, पूरी दुनिया थे आखिरत तो पहले तो वैसे ही ले लिया था हामिद ने, हामिद ने किया बता रहे थे, इनको मुनखाद खुद ही बता रहे थे कि हामिद ने जो है मुनखाद से कहा, मुनखाद तुमने कैसी किताब किसने लिखी है के बारे में, उनके जानने वाले हैं। ऐसे ऐसे मेरा भी नाम बता दिया, कोई मानते नहीं बता देते। उसने अच्छे तासुर और मैंने ये कह रखा है, उनका कोई खबर जाएगी कि हम अपने देश के राष्ट्रपति को पहुँचे ताकि वो बताओ
कोई भी दुनिया से शिकायत करने के नहीं मरे। मौत नहीं आती, जिंदा। तो एक एक करके दोनों हिस्से हमने आपको दिखाया और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पर लेकर के जो अब संग्राम है वो छिड़ा हुआ है, सनसनी भी फैली हुई है, एसआईटी का गठन भी हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से इंडिया न्यूज संवाददाता ने भी खास बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं, पहले ये भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति अवैध धर्मांतरण को लेकर आदरणीय योगी जी की बिल्कुल साफ थी, भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए हम अवैध धर्मांतरण पर कानून लेकर आए और पूरा विपक्ष एक सुर से विरोध कर रहा था इस कानून का, क्योंकि उन्हीं की सरकारों के दौरान इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। हमारी एजेंसियों ने जब हमको रिपोर्ट दी 2017 में कि वेस्टर्न यूपी या आसपास और जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो गंभीरता से लेते हुए आदरणीय योगी जी ने उस पर कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की और आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और आज जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो पिछली सरकार के ही दौरान का वीडियो है और इसकी परीक्षण के लिए गया है और वहां पे हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांचों उपरांत अगर ये सही पाया जाएगा तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर अवैध धर्मांतरण में कोई भी शामिल है तो कार्रवाई उस पर सुनिश्चित है। लेकिन जांच का विषय है, अभी जांच होगी तब सामने आएगा। अभी आप कैसे कह सकते हैं? दो बात आपने कही, पिछले सरकार का यानी कि योगी सरकार के आने का पहला मामला, दूसरी बात धर्मांतरण का आपने सीधी बात कही है। अभी एक मौलाना वीडियो में कह रहा है कहीं ऐसी बात लग नहीं कि धर्मांतरण का, लेकिन आप तुरंत एक कंक्लूसिव हो गए हैं कि धर्मांतरण का मामला है, पिछली सरकार का मामला है, तो जांच का विषय है। पहली चीज तो जो इस तरह का वो वीडियो है या इस तरह के कोई भी वीडियो अगर आते हैं किसी सरकारी संस्थाओं में बैठकर कोई अधिकारी या कोई भी, हम सपोज यहाँ पर बैठकर अगर हम कोई इस तरह की धर्मांतरण की पाठशाला लगाकर बैठे और आप लोग यहाँ पर आए तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? तो ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और इसी को लेकर हमारी बिल्कुल नीति साफ है। हमने अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया है और ये बात को पहले से, ऐसा नहीं था कि पहले से नहीं थी, क्योंकि पिछली सरकारों में इनको महिमामंडित किया गया। ऐसे तमाम संस्थाओं को, ऐसे तमाम मौलानाओं को जो इस तरह के कामों में लिप्त पाए गए, आज उनको एजेंसियां जांचों उपरांत भेज रही हैं जेल। तब भी विपक्ष खड़ा होकर कह रहा है कि साहब ये गलत हो रहा है। तो आप अपराधियों के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, हम जनहित के लिए सरकार बनाते हैं, जनसेवा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए सरकार बनाते हैं। तो ये हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा है। कार्रवाई होगी आए साहब पर, क्योंकि जांच का विषय है। कहा कि जांचों उपरांत अवैध धर्मांतरण में कोई भी शामिल मिलेगा, कानून बना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कितना शक्तिशाली आदमी हो। शुक्रिया मोहसिन रजा साहब थे बात करने का इंडिया न्यूज से। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस तरीके का वीडियो अगर कि सरकारी आवाज बनता है तो बहुत गंभीर विषय बनता है। अब जांच होगी तो मालूम चलेगा कि वीडियो के असल हकीकत क्या है और साथ ही ये भी मालूम चलेगा कि इतने साल के बाद आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। तो मोहसिन रजा को भी आपने सुन लिया और वीडियो जो वायरल हो रहा है ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया और अब इसी से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण सवाल ये हैं। एक तो मोहसिन रजा को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये जो विपक्ष अभी भी धर्मांतरण को लेकर के या इसको लेकर के जो कानून आया उस पर सवाल उठाता रहता है, दरअसल यही वक्त की जरूरत है और इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ी है। इसमें जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि विषय जांच का है, ये वीडियो कब का है ये भी जांच का है। लेकिन हां, अगर एक सीनियर आईएएस अधिकारी के आवास पर, सरकारी आवास पर अगर इस तरीके से धर्म या धर्मांतरण को लेकर के बात हो रही हो, इस तरह की तकरीर हो रही हो, तो सवाल इस बात का बनता है कि आखिर कैसे आईएएस अधिकारी का यह आवास धर्मांतरण का प्रचार का अड्डा कैसे बन गया, यहां पर क्यों हो रहा है, क्या उसको सही ठहराया जा सकता है और जो भी जांच अब एसआईटी करेगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए इस जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, कि वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के जो आवाज है वो उठनी शुरू हो गई है कि आखिर क्यों इस तरीके से धर्मांतरण से जुड़े हुए ये जो वीडियोस हैं या फिर इससे जुड़े हुए जो प्रकरण है वो सामने आ रहे हैं और उनके मायने क्या समझे जाएं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी है, इसलिए हर एक घटनाक्रम चुनाव के साथ भी जुड़ता है। तो ऐसे में अगर ये वीडियो पुराना है तो अब ये वीडियो वायरल कैसे हो रहा है, सवाल इसके साथ भी जुड़े हुए हैं।
और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, आज की डिबेट को ओपन करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दानिश आजाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। दानिश आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। अजय सिंह जी, आपका भी स्वागत। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत। ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा हसन जी, आपका भी स्वागत। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज दुबे जी, आपका भी स्वागत। और आमिर मिंटोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आमिर मिंटोई जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दानिश जी, मैं आपसे ही आज की इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनका आवाज भी है, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि एसआईटी गठित की गई है, जांच करेगी कि आखिर इन सारे तथ्यों में क्या कुछ है, लेकिन जो दिख रहा है अभी साफ तौर पर उसमें धर्मांतरण की भी बात हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम धर्म को कैसे अपनाया गया और उसके क्या फायदे हैं, और उसको और प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, इसके मायने क्या हैं, क्या देखा जाए और क्या समझा जाए? पहला रिएक्शन मैं आपका जरूर चाहूंगा, दानिश जी। जी, जैसा कि वीडियो में देखने में सामने आ रहा है, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। एक सीनियर आईएएस के आवाज पे इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, हमारी सरकार ने उसके लिए एक लाइन में अपडेट कर दूं, वैसे आपको तो मालूम ही है कि एक एसआईटी गठित कर दी है। उन्होंने इस एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, और अगर आईएएस महोदय दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। इस बात की पूरी तरीके से मैं आप लोगों को दिलासा देता हूं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, एक सीनियर आईएएस का काम है समाज के सभी लोगों को जोड़ना, ठीक है। समाज उनसे ये उम्मीद करता है कि वो समाज के हित के लिए वो कार्य करेंगे, और आदरणीय योगी जी की सरकार में उनको बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों पे बैठाया गया, ठीक है। तो इससे ये दर्शाया जाता है, इससे साफ होता है कि योगी सरकार का मंशा ये है कि मुस्लिम समाज के भी जो आईएएस अधिकारी हैं या जो सिविल सर्वेंट हैं, वो भी समाज के हित के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वो समाज के हित की बात ना करके अगर केवल धर्म विशेष की बात करेंगे तो ये बहुत ही गलत है। और इसके अगर इस वीडियो में सच्चाई सामने आती है तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होगी। ताहिरा जी, आपके पास मैं आता हूं क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर इस वीडियो को आप देखें एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की नजर से, क्या आपको लग रहा है कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो हो रहा है उसको गलत ठहराया जाए? और अभी जब जांच हो रही है, जांच के बाद जो चीजें सामने निकल करके आएंगी उसके मायने कैसे समझे जाएं? क्योंकि वीडियो में तो दिख रहा है कि हाँ, धर्मांतरण की जो बात है वो स्पष्ट तौर पर हो रही है, उसके तमाम फायदे नुकसान सब कुछ बताया जा रहा है। कैसे देखती हैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, ताहिरा जी? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। और जैसा कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है, जाहिर है हमारे यहाँ सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान से चलता है, इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे और देखेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, ऑफिसर हो, जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हो, उसे ये नहीं करना चाहिए कि अपने घर में इस तरह की मीटिंगें बैठाए और बातचीत करे। इसमें सब मुस्लिम ही दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात करने के लिए ऑफिशियल हाउसेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और धर्मांतरण, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, अपनी खुशी से शादी कर सकते हैं, जो चाहे धर्मांतरण कर सकते हैं, मुस्लिम हिंदू हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती फेक आइडेंटिटी के साथ करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें फ्रॉड की धाराओं में उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। तो मुझे लगता है हमारे देश में इतने कानून हैं, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, हमारा संविधान इतना मजबूत है, जो इन सब पहलुओं पर नजर रखते हुए आपका कानून है। तो इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो इस पर एक्शन लेंगे और एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना पावरफुल हो, अगर वो वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये किसी धर्म और जाति से बड़ी बात नहीं, ये देश की बात है, संविधान की बात है। तो जो भी करेगा, गलत करता है, वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
आमिर मिंटोई जी, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते, एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जो कि यूपी एसआरटीसी में चेयरमैन के पद पर भी रहे हों, कानपुर में जिस समय वो थे, उस समय का ये वीडियो अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन अगर एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी की मौजूदगी में उसके आवास में अगर इस तरीके की बातें हो रही हो तो इसके क्या मायने आप समझेंगे? आपसे भी मैं यह जानना चाहूंगा आमिर जी। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा इस तरह की मीन्स व्हाट, किस तरह की बातें हो रही हैं और फ्रॉड वर्ड यूज किया जा रहा है ऑफिशियल हाउसेज। मेरे ख्याल से जहां एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, मैंने जितने मीडिया रिपोर्ट्स देखी, जिस घर की वो बात हो रही है वो ऑफिशियल हाउस नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं, वो उनकी सिस्टर का घर है, वो ऑफिशियल हाउस नहीं है। दूसरी चीज, जो बातें उस वीडियो में हो रही है, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था, सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जितना मेरे समझ में आया एज सच फ्रॉड कोई मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल दानिश आजाद साहब ने बताया है अभी एसआईटी गठित हुई है, तो एसआईटी अपनी फाइंडिंग्स करेगी और हमें उम्मीद है कि जो भी सच होगा वो सामने आएगा, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ऑब्वियसली उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 25 जो आजादी देता है रिलीजन को प्रोपोगेट करने की, वो भी वायलेट ना हो, उसका भी सप्रेशन ना हो आर्टिकल 25 की आजादी का, ये भी मेरे ख्याल से हमें ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, किसी को फ्रॉड करके अपने मजहब में ले आना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन अपने मजहब को प्रोपेगेट करना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और इसकी आजादी आर्टिकल 25 हिंदुस्तान के सभी सिटीजन्स को, सभी धर्म के मानने वालों को देता है। तो ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। एक सरकारी अधिकारी हो या एक रक्षा वाला हो या कोई भी इंसान हो जो इंडियन सिटीजन है, उसको आजादी है आर्टिकल 25 की, वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। हाँ, अगर वो अपने कोई सरकारी अधिकारी है, अपने ऑफिस टाइमिंग में बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है और कोई पर्सनल काम कर रहा है, डेफिनेटली वो गलत है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है और कोई भी उसमें झूठ बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली एसआईटी उसकी फाइंडिंग्स करेगी और उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो लेट मी से कि ये जो है, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है यूपी इलेक्शन के हवाले से ये एक प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है, एक माहौल तैयार करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जो है ये आसाम की घटना हुई है। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, उस घटना के ऊपर आपके चैनल पर कोई डिबेट नहीं हुआ। दानिश आजाद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी सरकार है आसाम में, वो बताएं उनका क्या स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी का उस स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है, मैं दानिश आजाद साहब से जानना चाहूंगा। आमिर मिंटोई जी, ठीक है, दानिश आजाद जी का स्टैंड आप जान लीजिएगा, लेकिन असम पर डिबेट इंडिया न्यूज पर नहीं हुई, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको लिंक भेज सकता हूं, आप उसको आराम से देखिएगा, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर चैनल पर बैठकर आप इंडिया न्यूज पर सवाल ना उठाएं, मेरी बस इतनी गुजारिश है। मैं आपको इस डिबेट के लिंक, हाँ, मैं डिबेट के लिंक आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा कि उस डिबेट में क्या हुआ। जी बिल्कुल, शुक्रिया। दानिश आजाद साहब अपना ऑफिशियल स्टैंड बताएं, भाजपा की सरकार में ये ठीक है, चलिए दानिश आजाद जी आप उस पर अपना ऑफिशियल स्टैंड दीजिएगा, लेकिन मैं एक एक रिएक्शन पहले सभी मेहमानों से ले लेता हूं, फिर मैं इस चर्चा पर आऊंगा, फिर मैं आऊंगा। पहले शिशिर जी, अगर कोई अधिकारी किसी और दूसरे आवास पे, जैसा कि भी यहां पर बता रहे हैं मिंटोई जी कि भाई वो उनकी बहन का आवास है, वो खुद अगर मुस्लिम धर्म के हैं, तो अगर वहां पर मुस्लिम धर्म की बातें हो रही तो उसमें क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है? केवल और केवल प्रोपोगेंडा के तहत इसको आज इसलिए पोर्ट्रे किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, ये जो इन्होंने अभी आमिर जी ने बात उठाई है, इनकी पहली ही बात देखिए कहां से गलत हो गई। इन्होंने कहा अगर कुछ गलत कहा हो, हिंदू बहन बेटी की लाश जलने को लेकर चर्चा ये शुरू हुई, तो ये आमिर जी उनका बचाव कर रहे हैं। अब आप बताइए, चाहे ईसाइयत हो चाहे इस्लाम हो, ये दोनों के दोनों पूरी दुनिया में अपने प्रचार और प्रसार के लिए धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग को लेकर। ये बात हम क्या कह रहे हैं, अब लगातार आप देखिए, मुस्लिम धर्म से आने वाली तस्लीमा नसरीन, तारिक फतेह और वसीम रिजवी जैसे लोग कह रहे हैं कि कुरान के अंदर ऐसी विवादित आयतें लिखी हुई हैं 22, जिनके अनुसार पूरी दुनिया तबाह है, इनके आतंकी चरमपंथी और ये जो खेल खेल रहे हैं, इससे पूरी दुनिया परेशान है। आप देखिए, बनाने वाली मानसिकता, बताइए करेंगे आप?
है आपके देखिए, अंदर आमिर जी डिबेट मेरे करने की? सच्चाई सामने नहीं आना देना चाहते हैं। शिशिर जी, आमिर ये जी, ए का आप मतलब सच्चाई क्या हुआ? कह रहे हैं। ए का नाम स्पष्ट अपनी करिए, बात- ए कौन होता है? बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है, इनके मन में चोर है, और ये बात नहीं पूरी होने दे रहे हैं। अपनी बारी बोलिएगा, आपकी बारे में कोई बीच में नहीं बोला। तो ये जो इनके कुकर्म पे इन्हीं के समाज और धर्म के लोगों ने इनका पर्दाफाश किया है, और सुप्रीम कोर्ट में 22 आयतों को लेके वो गए। तो ये शिशिर चतुर्वेदी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। आप बताइए, हम राम जी को पूछते हैं तो राम जी हमारे आदर्श है। अगर मोहम्मद साहब जी की जीवनी पे अगर कोई पिक्चर आती है तो ये क्यों भागते हैं? भाई ऐसा क्या उनके जीवन में है जो उसकी बात उनकी आने पे ये लोग भागने लगते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं? तो ये IAS महोदय हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस में बैठे लोग हो, चाहे यहाँ बैठे हो, ये जहाँ बैठते हैं कुरान और हदीस पे जो बातें लिखी है उसको लेकर ये उपकार करते हैं। ये सरकारी बंगलों का दुरुपयोग, सरकारी नौकरी का दुरुपयोग, सब कुछ करते हैं। नहीं, यही तो जांच का विषय है। चलिए, आमिर साहब देखिए, नहीं इनके मन शिशिर में जी, ये तो चोर जांच का ही विषय है ना, बीच में बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो आमिर मिंटोई जी बता सकते हैं कि ये उनकी बहन का घर है या उनका सरकारी आवास है, ना अभी मैं इस स्थिति में हूं कि मैं बता सकता हूं कि उनकी बहन का घर है या वो सरकारी आवास है। चूंकि एक वीडियो है जो कि वायरल है और अब उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है, और एसआईटी अपनी फाइंडिंग्स में जो चीज निकालेगी उस पर हम सबको भरोसा करना होगा, इसलिए कोई निष्कर्ष पर ना पहुंचे। लेकिन हाँ, अभी जो दिख रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात बोली जा रही, ये बात कही जा रही, ये बात कही जा रही, इस पर आपकी आपत्ति हो सकती है। वंशराज दुबे जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो अभी आपने बताया, और भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ कह रहे हैं कि ये एसआईटी शायद इस पे गठित हो चुकी है। मुझे लगता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो कुछ भी मामला आया, चाहे हाथरस का मामला आया, जो कुछ भी मामला आया, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एसआईटी गठित करती है। ये जो मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इस तरीके की कोई भी बात करता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भाजपा की सरकार चल रही है। ये मुझे लगता है किसी बाहरी राज्य, बाहरी देश की, तो विदेश की सरकार तो चल नहीं रही। श्रीलंका की सरकार चल रही, अफगानिस्तान की सरकार चल रही हो। आपके पास में सारे सरकारी तंत्र हैं, आप जांच करिए, जो दोषी हैं उनको आप सजा दीजिए। इसको बहस का मुद्दा बनाने की क्या बात है? उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन एक विषय जो इसके पीछे है, जो मुझे लगता है, जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब 4 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचा हुआ है। हर चौराहे पर आप देखिए 4.5 साल के बखान, फर्जी बखान योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर पे टंगे हुए हैं। उस पर जनता इस बात को समझती है कि ये सारे के सारे दावे जो इनके थे, सारे के सारे दावे खोखले हो गए हैं। सिर्फ चेहरा चमकाने का काम किया जा रहा है, चौराहे चौराहे पे पोस्टर लगा के। अब जब कोई मुद्दा बचा नहीं है तो इस तरीके के बीच में आपके बीच में डाले जाएंगे। कभी ओवैसी जी आएंगे, कोई बात बोल के जाएंगे, फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब्बा जान और चाचा जान करने लगेंगे। तो ये जो माहौल एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का खराब करने का काम हो रहा है, अभी मुझे लगता है कि आपका सभासद ताहिर तलवार और बम के साथ दिल्ली में पकड़ा गया था, कोई जांच भी नहीं कराई आपने। इतनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं? आप इनको चुप कराइए जरा। दिल्ली में चलिए, इनके बारे में जान सकता हूँ कौन है ये? और बम लेके पकड़ा जाता है हिंदुओं के, इनको चुप कराइए जरा। शिशिर जी, चुप कराइए। शिशिर जी, अपनी अपनी बारी में सब बोले, अपनी अपनी बारी में सब बोले। शिशिर जी, आप वंशराज जी की बात का जवाब दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, आप आराम से उनको काउंटर करिएगा। वंशराज जी कंप्लीट करें। देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की कोई भी हरकत करता है तो सरकार जांच कराए, जांच करा के उसको दोषी करार करे और उसको सजा दे। लेकिन आप एसआईटी पे एसआईटी, हाथरस की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, बताए सरकार को किस धर्म की लड़की थी। आज उत्तर प्रदेश में 4 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, जो चिन्मयानंद जैसे लोग जब पकड़े जा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी कि सिर्फ जो आप एक प्रोपेगेंडा लेके चले आते हैं राजनीतिक? अब आपकी राजनीतिक दुकान बंद होने का समय आ गया तो उसको सजाने के लिए आप नए नए हथियार तलाश रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईटी की जांच हो, कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। अदरवाइज आप फर्जी इस तरीके के मुद्दे एक नहीं 1,000 अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखेंगे। अजय जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जी आयुष जी, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है।
विचार स्वतंत्रता की आजादी देता है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं और पूर्ण रूप से अपने धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। हम अपने विचारों का प्रसार प्रचार कर सकते हैं। अब रही बात वीडियो की, तो चूंकि मोदी जी व्रत रहते हैं, मोदी जी व्रत रहते हैं, जोगी जी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो इन पे तो हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। एक मुस्लिम अधिकारी अगर अपने घर में नमाज पढ़ रहा है या अपने धर्म का प्रचार कर रहा है अपने पर्सनल समय में, ये जांच का विषय हो क्या कर रहा है, और फिर जांच पे जो निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये 4 साल में कुछ नहीं कर पाए, जनता के हर मुद्दों पे फेल रहे। अब चुनाव नजदीक आ गया, मात्र 3 महीना से 5 महीना चुनाव बचा है, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। अब ये जातीय राजनीति, मंत्री परिषद में जातीय समीकरण का व्यवस्था करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे। अभी हद तो तब हो जाएगी जब अलकायदा के नहीं, बीजेपी के सुनियोजित अल-फायदा के आतंकवादी पकड़े और छोड़े जाएंगे। ये धर्म के नाम पे प्रदेश को किस हद तक गिरा देंगे और किस हद तक बांटेंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जनता इनके छल प्रपंच में आने वाली नहीं है। इनके सारे ढकोसले फेल हो चुके हैं। 2022 में इनकी विदाई तय है और सुभाषपा के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा की हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सबको न्याय मिलेगा और यहाँ हिंदू मुसलमान करने से और धार्मिक राजनीति करने से ठीक है। आम जनता अजय जी वीडियो पर भी कुछ बोलिए भाई, वीडियो पर मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये एक बताइएगा, एसपी बना लेगी सरकार, एसपी के 4 मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, वो जनता का विषय है, जनता देखेगी। ये वीडियो जो है इस पर जांच होनी चाहिए। अगर एक अधिकारी ऐसा कर रहा है तो वो सही है कि गलत है, मुझे ये बताएं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो परिवार की लाश पे अजय सिंह जी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? जलाने की उन्होंने क्यों बात की? धार्मिक आजादी उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि जनता को मंत्री बना दो तो दोबारा सरकार आ जाएगी। अरे आप लोग बीजेपी की चाटुकारिता करते रहिए, 17 शाखाएं बीजेपी की हैं, आप उनकी चाटुकारिता करते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए। आपका यही आपने ठेकेदारी ले रखा है हिंदू मुसलमान करने का। अजय जी नहीं, अजय जी हिंदू को मानता वहां आप नहीं पहुंचते हैं। अजय जी 2017 में आप लड़े भाई इनके साथ चुनाव, तब आपको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की दरअसल जो लड़ने की या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, तब नहीं पता था। 2017 के बाद आंख खुली है। देखिए 2017 में भी हमें पता था, फिर क्यों और गए आज इनके भी साथ? पता है क्यों गए पर फिर? 2017 में भी जब ये लीक से हट करके जाने लगे, जब ये लीक से हटने लगे, अपने मुद्दों से हटने लगे, अपने वादा से वादा खिलाफी करने लगे, पत्र याद है? इनकी आइडियोलॉजी तब भी वही थी जिसका आरोप आज आप इनके ऊपर लगा रहे हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी यही बात करती थी। यहाँ बैठे हुए और प्रवक्ता भी आपको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो पहले भी लगते रहे, लेकिन 17 के बाद क्यों समझ में आया आपको? जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कोई पहला मंत्री है जो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया हो? अरे 2 मंत्री पद चाहिए, जी क्यों नहीं बता रहे आप? मंत्री पद का त्याग करना, तो ये फिर सही हो जाएंगे। मंत्री पद का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है शिशिर जी, ये आपको नहीं मालूम। और ये हिंदू मुसलमान करने से अब आप आने वाले नहीं हैं। ये आप अभी बीजेपी के अल-फायदा आतंकवादी छोड़े और पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। नहीं ठीक है, चलिए अल-फायदा ये कब बने, अल-फायदा कब बने ये आपको 2017 के बाद पता चला। तो भाई राजनीतिक तौर पर तो मैं मानूंगा कि आपकी जो समझ है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि 2017 के बाद आप जान पाए कि ये अल-फायदा वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
वापस लौटते हैं क्योंकि आज इसी विषय पर हम भी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में वापस आते हुए दानिश जी, कुछ सवाल यहां पर उठाए गए, खासतौर से पॉलिटिकली जो सवाल उठे कि एसआईटी का गठन आप लोग हर विषय में करते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या एक माहौल बनाने के लिए एसआईटी अपनी जांच में कभी जो निष्कर्ष है उस पर नहीं पहुंचती है। क्या इस प्रकरण को भी इसी तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर है? मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। नहीं, ये पूरी तरीके से निराधार आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र में आस्था रखती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के दायरे में रहकर तमाम काम करती है। सुन लीजिए। अब मैं देखिए, अभी आप बोले थे मेरी बात, हमने आपकी बात को काटी नहीं, अब हमारी बात सुन लीजिए। एसआईटी का गठन केवल दिखावा नहीं है। इस बात से यह साबित इस तरह होता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है, ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी जी के सुशासन का ही नतीजा है। आज उत्तर प्रदेश में आप मेरठ से लेकर बलिया तक